अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपने अपने घरों में महफूज होंगे कोरोना की वबा से। तो लास्ट वीडियो में हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर जो हमने पढ़ा कि जो एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट्स के टाइप्स कितने होते हैं। तो अब यहाँ पे जो है हम पढ़ेंगे कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को मेक करने के लिए, तैयार करने के लिए उसके जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं या फिर जो उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो क्या क्या होती हैं, क्योंकि वो अगर फुली रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट होंगी, पूरी होंगी, तब ही उसको लीगली एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा। अब ये जो इसकी जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स हैं, ये सेक्शन 10 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिस्कस्ड है, वहीं से ये बताई गई है और उनके आगे भी कुछ के सेक्शंस हैं। फिर ये नेक्स्ट इसमें जितने भी जो वो हैं उसके रिक्वायरमेंट्स वो हम वन बाय वन करके पढ़ते हैं और समझते हैं। अब ये तो इसमें फ़र्स्ट ये है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए ये ज़रूरी है कि वो जो एग्रीमेंट है वो एक्सप्रेस इन नेचर हो। अब एक्सप्रेस का मतलब ये है कि उसका जो इंटेंशन हो, यानी कि कोई भी किसी भी तरह के जो लीगल ऑब्लिगेशन है या लीगल जो हमने पढ़ा था कि कॉन्ट्रैक्ट क्या करता है, लीगल ऑब्लिगेशन या फिर लीगल रिलेशन एक क्रिएट करता है। तो वो जो इंटेंशन हो कि लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का, वो बिल्कुल भी क्लियर होना चाहिए। यानी कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट के जो कंटेंट्स हैं, तफसीलें अगर पढ़े तो उसको क्लियर नज़र आता हो कि हाँ ये एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट है। इसको कहते हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि एक फुली तरह से उसमें ऑफ़र की हुई हो, फिर दूसरी पार्टी ने एक्सेप्टेंस दी हो और फिर कंसिडरेशन भी दी गई हो। फिर नेक्स्ट इसमें पॉइंट है वो ये है कि उसमें एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए ये भी ज़रूरी है कि उसका जो पर्पस और जो कंसीडरेशन है वो दोनों ही लॉफुल होनी चाहिए। यानी कि अनलॉफुल चीज़ों पर आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो वैलिड नहीं बल्कि एक वाइड कॉन्ट्रैक्ट होगा और कोर्ट में वो इन्फोर्सेबल नहीं होगा। मिसाल के तौर पे अभी किसी माफिया ने आपको जो है इनकम दी, पैसे दिए कि आप जाकर कोई गैम्बलिंग का जो है, कोई जो जुआ का कोई अड्डा खोलें, तो ये इसमें क्या हो गया कि इसका मकसद इस कॉन्ट्रैक्ट का ये भी अनलॉफुल है और प्लस में उसके ऊपर आपने जो कंसीडरेशन यानी कि जो इन्वेस्टमेंट में जो आपको पैसा मिला ये भी अनलॉफुल है। तो दोनों ही अनलॉफुल है, इसलिए ये एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। अगर फिर आपकी उन माफिया से कोई झगड़ा लड़ाई हो जाती है तो फिर आप उनके ऊपर केस करके कोर्ट में नहीं आ सकते, क्योंकि आपने काम खुद ही गलत किया है, ऐसी चीज़ों पर किया है जो कि अनलॉफुल है और कानून में बज़ाते खुद ही पनिशेबल है। फिर नेक्स्ट है पार्टीज़ मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट। अब इसका मतलब ये है कि जो पार्टीज़ कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, आपको पता है कि प्रोमाइस करने के लिए 3 चीज़ें होना ज़रूरी होती हैं, एक ऑफ़र, फिर एक्सेप्टेंस और तीसरा कि पार्टीज़ हों, दोनों 2 पार्टीज़ हों। अब ये जो दोनों पार्टीज़ हैं ये बेस बनती हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का, ये दोनों मेजर एज में हो, यानी कि उनकी एज 18 ईयर्स हो और फिर वो साउंड माइंड हो, यानी कि मुकम्मल होशो हवास में हो, एंड नॉट डिसक्वालीफाइड अंडर एनी लॉ फॉर टाइम बीइंग एनफोर्स्ड। अब इसका मतलब ये है कि वो किसी भी कानून के तहत अव्वल से ही डिसक्वालीफाइड डिक्लेयर्ड ना हो चुकी हो। मिसाल के तौर पे इंसॉल्वेंट पर्सन है जिसका दिवालिया हो चुका होता है, या फिर यूँ कहें कि बैंकरप्ट, या फिर कन्विक्टेड पर्सन जो सज़ा याफ्ता लोग होते हैं, या फिर फॉरेन या एलियन एनिमी यानी कि दुश्मन मुल्क के जो लोग हैं, उनके साथ जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि वो कानून में अव्वल से ही डिक्लेयर्ड हैं कि वो डिसक्वालीफाइड पीपल हैं, उनके साथ जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। अब इन कैटेगरीज़ में और भी बहुत सारे लोग हैं, ये इसके ऊपर कोई इस टॉपिक पे अलग से ही वीडियो बनाएंगे। ठीक, यानी कि ये पॉइंट क्लियर हो गई कि मेजॉरिटी एज हो, साउंड माइंड हो एंड नॉट डिसक्वालीफाइड अंडर एनी लॉ फॉर टाइम बीइंग एनफोर्स्ड।
फिर नेक्स्ट ये है कि कॉन्ट्रैक्ट जो बने वो जब पार्टीज मेजॉरिटी एज में भी हो, फिर एक्सप्रेस भी हो, कंसिडरेशन और पर्पस लॉफुल हो गया। फिर ये है कि वो जो पार्टीज़ हैं वो फुली तरह से अपनी फ्री कंसेंट से कॉन्ट्रैक्ट कर रही हो, यानी कि किसी भी किस्म का उसमें जो है दबाव। फ्री कंसेंट में 5 चीज़ें आ जाती हैं। एक तो कोerशन यानी कि दबाव, फिर दूसरा अनड्यू इन्फ्लुएंस यानी कि किसी पर अपनी जो मर्ज़ी है वो उस पर विल अपनी उस पर लागू करना, कि आप मतलब अपनी पोजीशन किसी पे डोमिनेट करना। ये हम उसको अलग से इनको पढ़ेंगे डिटेल से। फिर मिस रिप्रेजेंटेशन है, यानी किसी को मिसलीड करके कॉन्ट्रैक्ट करवाना। फिर मिस्टेक है, मिस्टेक के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट करवाना, या फिर फ्रॉड। ये पांचों चीज़ें फ्री कंसेंट में आ जाती हैं, तो फ्री कंसेंट के टॉपिक में ही आ जाती हैं। तो यानी कि पार्टीज़ फ्री कंसेंट से कॉन्ट्रैक्ट करें, उसमें किसी किस्म का फ्रॉड दबाव वगैरह नहीं होना चाहिए। फिर नेक्स्ट ये है कि सच एग्रीमेंट नॉट टू बी डिक्लेयर्ड वॉइड अंडर एनी लॉ। अब यानी कि वो जो एग्रीमेंट है जिसके ऊपर, या वो जो सब्जेक्ट मैटर है, ट्रांसैक्शन है जिसके ऊपर या जिसके लिए एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा रहा है, वो भी किसी लॉ के तहत जो है वॉइड डिक्लेयर शुदा ना हो। किसी भी लॉ के थ्रू, किसी भी लॉ में अव्वल से ही वॉइड डिक्लेयर नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो कोर्ट उसको भी रिजेक्ट कर देगी। आपकी बात या आपकी प्ली जो है, केस जो है, नहीं सुनेगी। मिसाल के तौर पे वेजरिंग एग्रीमेंट्स हैं, वो इसी ही कॉन्ट्रैक्ट लॉ में, इनको आगे भी पढ़ेंगे हम। अब वेजरिंग एग्रीमेंट्स जो हैं, इसका मतलब होता है शर्त लगाना। शर्त लगा के फिर किसी से पैसे वसूल करना, इसको बेट भी कहते हैं अंग्रेज़ी में। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट्स होते हैं इस तरह के, ये वाइड होते हैं, कानून में ये वाइड हैं। तो इस तरह की जो चीज़ों पर अगर कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाएगा तो वो वाइड होगा, वो वैलिड नहीं होगा। फिर नेक्स्ट है कि बाय नेचर द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट नॉट बी इम्पॉसिबल टू परफॉर्म, यानी कि अब कॉन्ट्रैक्ट के कंटेंट से ये मालूम ना होना चाहिए कि जो है ये परफॉर्म करना, इसकी परफॉर्मेंस ही इम्पॉसिबल है, यानी कि परफॉर्म हो ही नहीं पाएगा। मिसाल के तौर पे एक कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट ही हम फॉर एग्जांपल लेते हैं कि मैरिज विद अ ट्रांसजेंडर। अब ट्रांसजेंडर जो होता है, जिसको हम थर्ड जीन कहते हैं, अब वो जो होता है उसके साथ अगर मैरिज होगी तो वो ऑब्वियसली वाइड ही हो जाती है। तो इसलिए अब ये कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह से परफॉर्म कंप्लीट हो ही नहीं पाएगा, कोई पॉसिबिलिटी भी नहीं है, यानी कि इम्पॉसिबल। ये कह रहा है कि इट मस्ट नॉट बी इम्पॉसिबल टू परफॉर्म, यानी कि इम्पॉसिबल नहीं लगना चाहिए अब उसके कंटेंट से, क्योंकि ये इम्पॉसिबल ही हुआ ना। अगर माइनर से शादी निकाह होता है तो वो फिर भी कभी मेजर हो जाता है, फिर उसकी मर्ज़ी को वो मेजर जो है उसको रेपुटेट करे या ओन करे। अगर अनसाउंड माइंड से हो जाता है, यानी कि जो होश हवास में नहीं है, वो भी कभी ना कभी साउंड माइंड हो सकता है। लेकिन ये जो है ट्रांसजेंडर, तो ये बिल्कुल मतलब लगता ही नहीं कि ये कभी दुरुस्त होगा। तो फिर नेक्स्ट है इसमें पॉइंट, अब नेक्स्ट पे आते हैं, वो ये है कि इंटेंशन टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी सर्टेन। अब पार्टीज़ का जो इंटेंशन है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं रही, सिर्फ बातें नहीं है, बल्कि वो उसको परफॉर्म भी करेंगी। तो ये जो है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए ये भी ज़रूरी है कि इंटेंशन ऑफ पार्टीज़ मस्ट बी सर्टेन। अब ये किस तरह हम ड्राइव किस तरह करेगी कोर्ट, वो इस तरह के मिसाल के तौर पे हम सेल करते हैं किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी की। तो सेल में जो है सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं कि रिटन करते हैं, जो हमारे सेल डीड है वो रिटन करते हैं, साइन करते हैं, रजिस्टर करते हैं, जो भी पार्टीज़ वो करती हैं, तो ये चीज़ें ज़रूर करती हैं। तो अगर ये कर रही हैं तो इट मीन्स ये बता रही हैं, ये जो उनके जो एक्ट्स हैं, ये जो उनकी एफ़र्ट है कि राइट डाउन करना, साइन करना, रजिस्टर, ये सब बता रही हैं कि वो सीरियस हैं, उनका इंटेंशन है कि वो वाकई भी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेंगी। फिर इसमें लास्ट पॉइंट है
کہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آف دا کانٹریکٹ شوڈ بی، یعنی کہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن آف دا کانٹریکٹ شوڈ آلسو بی دا سرٹین اینڈ کلیئر ان میننگس اینڈ ناٹ بی ایمبیگیوس، یعنی کہ اب جو انٹینشن تو کلیئر ہونا چاہیے، لیکن جس چیز کے اوپر آپ کانٹریکٹ کر رہے ہو اس کے جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہے، یعنی کہ اس کے پورے جو کنٹینٹس ہے وہ کلیئر ان میننگ ہونے چاہیے، ادھوری بات نہیں ہونی چاہیے، مکمل تفصیل سے ہونی چاہیے، کوئی بھی کسی طرح کی ایمبیگوئٹی نہیں ہونی چاہیے۔ ایمبیگوئٹی کا مطلب ہے کہ کنفیوژن کوئی بھی نہیں ہونا چاہیے، کلیئر ہونا چاہیے میننگ۔ اب مثال کے طور پہ اس کے بھی ہزاروں مثال ہو سکتے ہیں، لیکن ایک سمپل میں نے یہاں پر لکھ دیا ہے کہ آئی وانٹ ٹو سیل اے کار۔ اب آئی وانٹ ٹو سیل اے کار، اب یہ ایک ادھوری سی بات لگتی ہے، اب کہیں پر بھی نہیں لکھا کہ یہ جو کار ہے یہ خود اس کا کیا ڈسکرپشن ہے، اس کی پرائس، یہ جو آفر تو کر رہے ہیں سیل کی، لیکن اس میں پرائس مینشنڈ نہیں ہے، اور پھر یہ بھی نہیں کہ وہ کار کون سی ہے، مطلب کچھ اس کی ڈیٹیلز جو ہیں مکمل ہیں ہی نہیں۔ پھر جو لوگ ہیں ظاہر سی بات ہے ایسی آفر کو دیکھ کر چھوڑ دیں گے اور اگنور کر دیں گے اور آگے کچھ نیو اور آفرز دیکھیں گے۔ تو بجائے اس لیے آپ کو ایمبیگوئٹی چھوڑیں تو ویلڈ کانٹریکٹ کے لیے یہ مسٹ ہے کہ آپ اس کو کلیئر لکھیں۔ تو اسی طرح یہ ٹاپک کمپلیٹ ہوتا ہے، اور یہ تمام جو ایسینشیلس ہے ویلڈ کانٹریکٹ کے لیے وہ جو تقریباً جو ہے کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ اب کانٹریکٹ چونکہ ہزاروں طرح کے ہوتے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ ڈومیسٹک ہو، وہ ٹریڈ کے ہوتے ہیں، بزنس کے ہوتے ہیں، وہ ہمارے سوشل ہماری لائف ہے اس کے مطابق ہوتے ہیں، تو ان سب کو دیکھ کر ان کے سب کے حساب سے جو ہے کانٹریکٹ کی فارمیشن کے لیے یہ ویلڈ ایسینشیلس جو ہے ایک اسٹیچوٹری لا یا ہمارے اس کانٹریکٹ ایکٹ 1872 میں لکھے گئے ہیں، بیان کیے گئے ہیں۔ تو جب بھی آپ کوئی کانٹریکٹ کریں تو آپ اس کو پراپر اور اچھے سے کریں، اگر ادھورا کرتے ہیں تو پھر یہی سوچا جائے گا، سمجھا جائے گا کہ آپ فراڈ کر رہے ہو، اور سامنے والے کو بھی سمجھنا چاہیے کہ کہیں کوئی مجھے بیوقوف تو نہیں بنا رہا۔ ہوپ سو کہ سب اپنے گین کر لیے ہوں گے یہ پوائنٹس، اور نیکسٹ ویڈیو میں ہم نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ آئیں گے، تب تک دعاؤں میں یاد۔ شکریہ۔